प्यारे बच्चों, आज हम अगले चैप्टर की ओर चलते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है। इससे पहले जो चैप्टर में पढ़ाया गया था संयुक्त हिंदू परिवारीय व्यापार के बारे में, अब उसके क्या दोष या क्या हानियां हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी विशेषताएं क्या है, लाभ क्या होता है संयुक्त हिंदू परिवारीय जो व्यापार होता है उसमें, इसके बारे में पिछले चैप्टर में जानकारी हमने प्राप्त किए। अब अगले चैप्टर या अगले बिंदु की ओर चलते हैं और वो बिंदु है संयुक्त हिंदू परिवारीय व्यापार के दोष या हानियां, या इनकी आलोचनाएं भी कहा जा सकता है या सीमाएं भी कहा जा सकता है इसको। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। तो आइए चलते हैं बच्चों हम पॉइंट की ओर। पहला जो पॉइंट है, कर्ता का असीमित दायित्व। कर्ता जिसको मुखिया भी कहा जाता है और मुखिया का असीमित दायित्व होता है। जैसे कि एक व्यापार को चलाने के लिए मुखिया जी तोड़ मेहनत करता है, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, किंतु जब ऐसी स्थिति आ जाती है जब परिवार की जो संपत्ति कम पड़ने लग जाती है, किसी ऋण को चुकता करने के लिए सामूहिक रूप से उस परिवार की जो संपत्ति कम पड़ने लगती है, तब मुखिया या कर्ता का दायित्व बन जाता है कि अपनी निजी संपत्ति से उस ऋण को चुकता करेगा। इसलिए ये दोष आता है कि सारा भार एक मुखिया के ऊपर या एक कर्ता के ऊपर आ जाता है, या ये दोष या हानियां देखने को मिलता है इसमें। दूसरा जो पॉइंट आता है, सीमित साधन। संयुक्त हिंदू परिवारीय जो व्यवसाय होता है उसमें सीमित साधन, पूंजी कम लगाया जाता है, छोटा व्यापार होता है, इसलिए इसमें कभी भी बंद होने का या कभी भी नुकसान होने का डर बना रहता है। इसलिए उस संयुक्त परिवार के द्वारा पूंजी कम लगाया जाता है ताकि वो व्यापार आगे नहीं बढ़ पाता और बड़ा रूप या बड़े पैमाने पर उसको नहीं ले जाया जा सकता। एक सीमित हो जाता है, उसका कार्य क्षेत्र जो है वो सीमित हो जाता है। ये दोष या हानियां इसमें देखने को मिलता है। कम पूंजी लगाने के कारण कम लाभ होता है और व्यापार वहीं के वहीं पड़ा रहता है। इसके बाद में आते हैं तीसरा में, प्रबंध दक्षता की सीमितता। प्रबंध दक्षता, कर्ता या जो मुखिया होता है वो कितना भी गुणी व्यक्ति हो या कितना भी योग्यताधारी हो, उनको कर्मचारियों से, सहयोग कर्मचारियों से काम लेना ही पड़ता है। जब तक वो किसी अन्य व्यक्ति का या कर्मचारियों का सहयोग नहीं लेगा, तब तक उसका व्यापार आगे नहीं बढ़ सकता। तो कर्ता जो होता है उनका जो प्रबंध क्षमता कमजोर पड़ जाता है और व्यवसाय सफल नहीं हो पाता। इस प्रकार से इसमें दोष या हानियां देखने को मिलता है। बाकी जैसे कि कंपनी है तो कंपनी में कई प्रकार के प्रबंधक के नीचे में सहायक प्रबंधक और सुपरवाइजर, ऐसे कई प्रकार के कर्मचारी रहते हैं और उनसे सहयोग लिया जाता है, उनसे एक परामर्श लिया जाता है, तब वो कंपनी स्थायित्व रूप प्रदान कर सकती है। लेकिन संयुक्त हिंदू परिवारीय प्रथा में एक कर्ता, उसमें भले ही परिवार के जो
लोग शामिल होते हैं, किंतु जो भी करने वाला जो रहता है, जो भी प्रबंध करने वाला, संचालन करने वाला जो होता है, वो परिवार का जो मुखिया होता है उन्हीं के द्वारा होता है। इसलिए यही कहा जाता है कि एक व्यक्ति के इसमें प्रबंध के कारण कई प्रकार की त्रुटियां, कई प्रकार के जो असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। चौथा जो आता है गोपनीयता में संदेह। गोपनीयता, संयुक्त हिंदू परिवारीय जो व्यापार है इसमें पूर्ण गोपनीयता रहता है, लेकिन गोपनीयता होने के कारण इसमें जो ऋणदाता है, ऋण देने वाला है, उनको यही आशंका रहता है, यही भय रहता है कि इनकी प्रॉपर्टी कितनी, इसकी पूंजी कितनी है और क्या ये इस ऋण को चुकता कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इसकी जानकारी उनको नहीं मिल पाती है। नहीं मिल पाने के कारण उसको समय पर ऋण या कर्ज नहीं मिल पाता और उनका व्यवसाय धीरे धीरे चौपट होने लगता है या समापन होने लगता है। तो इस प्रकार से ये दोष या हानियां इसमें देखने को मिलता है। गोपनीयता में संदेह रहता है। पांचवा जो है जल्दबाजी में निर्णय। संयुक्त हिंदू परिवारीय प्रथा में बाकी जो सदस्य रहते हैं, नाम मात्र का सदस्य रहता है, जो भी कर्ता धर्ता संचालन व्यवस्थापन का कार्य सिर्फ कर्ता या मुखिया जो होता है, उस व्यापार या उस व्यवसाय को चलाने वाला जो कर्ता होता है, तो कई बार अचानक या एकाएक या त्वरित निर्णय ले लेता है वो, और त्वरित निर्णय लेने के कारण कई प्रकार की असुविधाओं का सामना उसको करना पड़ जाता है। तो इसमें निर्णय, शीघ्र निर्णय लेने के कारण कई बार व्यापार या व्यवसाय में जितनी सफलता उसको मिलनी चाहिए उतनी सफलता उसको नहीं मिल पाता। ये दोष या हानियां इसमें देखने को मिलती है। उसके बाद में छठवां जो दोष या हानि है वो है सीमित ख्याति। संयुक्त हिंदू परिवारीय जो व्यापार या व्यवसाय है, ये एक छोटा व्यवसाय है और अपने परिवार तक ही सीमित रहती है। अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर ये व्यापार या व्यवसाय किया जाता है। तो इनकी जो ख्याति या प्रसिद्धि ज्यादा दूर तक के नहीं होती, इसलिए कभी कभार ऐसा मुसीबत आ जाता है कि जब इस व्यापार को आगे बढ़ाना है या इस व्यवसाय को आगे बढ़ाना है तो ऋण की आवश्यकता पड़ती है या कर्ज की आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ पर उसको मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग इनको जानते नहीं हैं, इनके परिवार को जानते नहीं हैं, क्योंकि एक सीमित क्षेत्र में इनका व्यापार संचालित होता है। जैसे कि कंपनी वगैरह है और साझेदारी वगैरह है, ये एक बड़े रूप में व्यापार होता है, किंतु संयुक्त हिंदू परिवारीय जो व्यापार होता है ये एक छोटा रूप होता है, जिसका ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं होने के कारण लोगों में इसके प्रति विश्वास की कमी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आज हमने संयुक्त हिंदू परिवारीय के कौन कौन सी दोष या हानियां है ना होती है उसके बारे में आज इस पॉइंट के माध्यम से समझे हैं। अब अगला जो नया चैप्टर यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे वो है साझेदारी। साझेदारी व्यापार ये भी एक संगठन का रूप है। साझेदारी जो व्यापार या व्यवसाय है ये भी संगठन का रूप है। तो साझेदारी का तात्पर्य या आशय हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा एक निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति
दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति एवं लाभ कमाने की एक स्वैच्छिक समझौता होता है। स्वैच्छिक समझौता होता है, इसमें किसी भी प्रकार से दबाव नहीं डाला जा सकता, वो अपने स्वेच्छा से साझेदार बन सकता है। और इसमें भी जो व्यापार किया जाएगा वो वैधानिक रूप से या सरकार के नियमों के अनुसार से ये कार्य होना चाहिए। इस प्रकार से व्यापार होना चाहिए, वैधानिक रूप से वैध व्यापार होना चाहिए। और इस साझेदारी व्यापार के अंतर्गत निजी पूंजी, श्रम और निजी जो योग्यता के आधार पर इसमें लाभ कमाने का एक निश्चित संगठन तैयार होता है और ये संगठन मिलकर उस व्यवसाय को संचालित करते हैं, जिसको साझेदार या साझेदारी कहा जाता है। एक अनुबंध या एक ठहराव होता है इसमें, और उस ठहराव या अनुबंध में कई प्रकार की शर्तें या कई प्रकार के समझौते इसमें शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से साझेदारी जो व्यापार या साझेदारी व्यवसाय एक संगठन का स्वरूप माना जाता है। अब इसके लक्षण या विशेषताएं कौन कौन से हैं, तो आइए देखते हैं साझेदारी व्यवसाय के कौन कौन से लक्षण या विशेषताएं हैं। पहला जो है एक से अधिक व्यक्ति। साझेदारी में यह देखा जाता है कि एक से अधिक व्यक्तियों का इसमें समझौता होना जरूरी रहता है। और साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत इसमें जो सदस्यों की संख्या 50 तक भी हो सकता है। तो इसके यही विशेषता है या लक्षण है कि एक से अधिक व्यक्तियों का एक संगठन, एक समूह या एक समझौता के रूप में, एक अनुबंध के रूप में होता है। ये विशेषता या एक लक्षण है। दूसरा है ठहराव या अनुबंध। ठहराव या अनुबंध या समझौता या इकरारनामा, इस प्रकार से अलग अलग नाम से इसको जान सकते हैं। साझेदारी व्यापार जब किया जाता है तो उसमें इस व्यापार का शुरुआत करने से पहले समस्त जो व्यक्तियों के द्वारा एक ठहराव या अनुबंध में हस्ताक्षर होता है कि पूंजी या जो लाभ होगा उसको किस प्रकार से बांटा जाएगा और कितना उस पर, उस व्यापार पर लागत लगाया जाएगा, स्थान का चयन, ये सारी बातों का एक समझौता होता है। और ये समझौता जो होता है या ये अनुबंध होता है दो प्रकार से होता है। एक लिखित अनुबंध होता है और दूसरा मौखिक अनुबंध होता है। और ज्यादातर देखा जाता है तो लिखित अनुबंध ही बहुत ही अच्छे अनुबंध माना जाता है, क्योंकि लिखित अनुबंध के आधार पर न्यायालय भी कभी भी कोई साझेदार को अगर उनकी साझेदारी का लाभ नहीं मिल पाता तो ऐसी स्थिति में वो साझेदार न्यायालय का शरण लेकर अपने हक के लिए लड़ सकता है और न्यायालय भी उसके तरफ से फैसला दे सकता है। तो इस प्रकार से लिखित अनुबंध और मौखिक अनुबंध दोनों प्रकार से हो सकता है। तो अनुबंध का होना भी साझेदारी में बहुत महत्वपूर्ण है।
और जरूरी होता है इसमें। उसके बाद तीसरा जो है व्यवसाय का होना। व्यवसाय का होना, कोई भी अगर साझेदार है तो उसको सबसे पहले ये चाहिए कि किसी भी प्रकार के व्यवसाय का चुनाव करना चाहिए। कोई भी व्यवसाय, कोई भी उद्योग या कोई भी व्यापार का चयन सबसे पहले कर लेना चाहिए। उसके बाद में फिर साझेदारी की प्रक्रिया शुरू होती है। हम इस प्रकार से व्यापार या व्यवसाय करेंगे और इसमें कितने लोग साझेदार बन सकते हो या उसके लिए एक निविदा आमंत्रित किया जाता है और फिर साझेदारों की नियुक्ति की जाती है। तो इस प्रकार से इसमें देखा जाता है कि एक व्यवसाय होगा तभी उस व्यवसाय के आधार पर साझेदारी की नियुक्ति या साझेदार बन सकते हैं। चौथा है लाभ का विभाजन। साझेदारी जो व्यापार होता है इसके अंतर्गत लाभ, जब कभी भी उस व्यापार या उस व्यवसाय में लाभ होता है तो उसका एक निश्चित आधार पर बंटवारा किया जाएगा, समान बंटवारा किया जाएगा उसमें। ये साझेदारी व्यवसाय की विशेषता या लक्षण है। इसके बाद में पांचवा जो आता है प्रधान एवं अभिकर्ता का संबंध। साझेदारी में जितने भी सदस्य होते हैं, जितने भी साझेदार होते हैं वो खुद स्वामी होते हैं, मालिक होते हैं और मालिक के साथ साथ ये अपने व्यापार या व्यवसाय को बढ़ाने के लिए किसी दूसरे साझेदार को संपर्क करता है और उनसे सलाह मशविरा करता है या अपनी वस्तु के बारे में उनको बतलाता है। तो इस प्रकार से वो एक अभिकर्ता के रूप में भी माना जाता है। तो यहाँ पर स्वामी भी है और अभिकर्ता या प्रतिनिधि भी है। तो इस प्रकार से एक साझेदार के बारे में, आज साझेदारी व्यापार क्या है इसके बारे में हम लोग समझे हैं और साझेदारी व्यापार के लक्षण, विशेषता कौन कौन से हैं इसके बारे में अगले पीरियड में हम लोग इसी साझेदार के और महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।